नमस्कार। हिंदी लोक चैनल पर आपका स्वागत है। आज का पाठ है बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ। गुजरात का यह हिस्सा अब पाकिस्तान में है। कृष्णा सोबती बचपन पाठ में अपने बचपन के बारे में सरवर नाम के लड़के से बातचीत कर रही हैं। कृष्णा सोबती लगभग 1935 के समय की बात कर रही हैं। उस समय में और आज लगभग 90 वर्षों बाद कितना अंतर आ गया है, यह पाठ पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। इस गद्यांश में लेखिका अपने बारे में बताती हैं कि वो आपसे उम्र में बहुत बड़ी है, आपकी दादी और नानी की उम्र की या उससे भी अधिक। लेखिका को घर में सब जीजी कहकर पुकारते हैं, यानी बड़ी बहन। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि वो पिछली शताब्दी में यानी 20वीं शताब्दी में पैदा हुई हैं और अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। आगे कृष्णा सोबती कहती हैं कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ओढ़ने पहनने का चाव, रुचि भी बदलती जा रही है। वो पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब उन्हें गहरे रंग अच्छे नहीं लगते, हल्के रंग अच्छे लगते हैं। वो आगे बताती हैं कि उन्होंने बदलते समय के अनुसार सभी फैशन के कपड़े पहने हैं, जैसे फ्रॉक, निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि। और अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं, जिसे हम अनारकली सूट भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप ये शब्दार्थ अपनी पुस्तक में पेंसिल से लिख लें, ताकि आपको इनके अर्थ याद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। इस गद्यांश में लेखिका बताती हैं कि उन्हें अपने बचपन के कुछ फ्रॉक के डिजाइन, रंग अभी भी याद हैं। आपको भी शायद याद हो आपकी कोई मनपसंद पोशाक, जिसे पहनकर आप बहुत अच्छे लगते होंगे। लेखिका को बचपन में पहनने ओढ़ने का बड़ा चाव था। उसके बाल भी बहुत घने सुंदर थे, उसमें वो रिबन लगाती थी। सर्दियों में वो गर्म फ्रॉक पहनती और साथ में कोटी। कोटी फ्रॉक के ऊपर पहनी जाने वाली जैकेट को कहते हैं। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। इस प्रकार इस गद्यांश में लेखिका ने अपने समय के ओढ़ने पहनने के फैशन के बारे में बताया है। आगे लेखिका कहती हैं, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह उसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर
मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका बताती हैं कि वह अपने कार्य स्वयं करती थी, जैसे मोजे धोना, जूते पॉलिश करना। ये सारे काम वो रविवार के दिन करती थी। लेखिका को बूट पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है। आगे वो बताती हैं कि उनके जमाने में नए जूते इतने आरामदायक नहीं होते थे जितने कि अब होते हैं। पहले नए जूते पैरों को काटते थे, जिससे छाले पड़ जाते थे, और अगर नए जूते पहनकर कहीं दूर तक जाना पड़े तो जूते में रुई लगाकर रखनी पड़ती थी। लेकिन आजकल जूते बहुत आरामदायक होते हैं। छाले पड़ने की समस्या नहीं होती है। अगला गद्यांश इस प्रकार है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में उसकी गंध आने लगती। छोटे शीशी के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। लेखिका बताती हैं कि शनिवार के दिन उन्हें ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कभी कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह तेल आयुर्वेदिक तरीके से शरीर को स्वस्थ रखता है। बाल काले घने हो जाते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। लेकिन इसकी गंध से उल्टी आने को हो जाती है। उन्हें इसे पीना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो बताती हैं कि अगर हम इस शनिवारी दवा को नहीं पीते तो भी हम स्वस्थ ही रहते। आगे कृष्णा सोबती बताती हैं कि उनके समय में और हमारे समय में कितना अंतर आ गया है। अगला गद्यांश इस प्रकार है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। इस गद्यांश में लेखिका बताती हैं कि उनके समय में रेडियो और टीवी नहीं होते थे। मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन होते थे, वो भी किसी किसी घर में पाए जाते थे। ग्रामोफोन से संगीत सुना जाता था। समय के साथ साथ खाने पीने का चलन भी बदला। पहले केवल कुल्फी होती थी, आज आइसक्रीम अधिक प्रचलित है। पहले केवल कचौड़ी समोसे मिलते थे, अब पेटीज अधिक पसंद की जा रही है। पहले गर्मी से राहत पाने के लिए शहतूत, फालसे, खसखस आदि के शरबत पिए जाते थे, अब कोक पेप्सी प्रचलित है। पहले इसकी जगह लेमनेड, विम्टो, हेल्थ ड्रिंक मिलते थे। पहले चॉकलेट पेस्ट्री मिल जाए तो बच्चों को मजा आ जाता था। पहले ब्राउन ब्रेड आम दुकानों पर नहीं मिलता था, बल्कि शिमला मॉल से लाना पड़ता था, और वहां लेखिका जब चॉकलेट पेस्ट्री देखती तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। आगे लेखिका कहती हैं, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती,
घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के काफिल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। लेखिका कहती हैं, हमें हफ्ते में केवल एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट इकट्ठा करती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेकर खाती थी। ऐसा नहीं है कि लेखिका को सिर्फ चॉकलेट पेस्ट्री पसंद थे, बल्कि उसे फल खाना भी पसंद था, जैसे काफल, कसमल, चेस्टनट आदि। ये सभी पहाड़ी फल हैं, बड़े ही रसीले। चेस्टनट को आग पर भूनकर खाने के तो क्या कहने, बिल्कुल गजब की चीज है। आगे लेखिका बताती हैं, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी, लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लेखिका कहती हैं कि उनके बचपन में भुने चने की पुड़िया बहुत लोकप्रिय थी, जो आज भी बड़े चाव से खाई जाती है। उस समय बच्चे चना जोर गरम की पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते और गिरजा मैदान में घूम घूम कर खाते, बड़ी लयताल के साथ कदम उठाते और एक चना मुंह में डालते, और यह पुड़िया देर तक खत्म नहीं होती। उस समय हेमा मालिनी की एक फिल्म आई थी, उसका यह गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को याद था। आगे लेखिका कहती हैं, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका कहती हैं कि उनके बचपन में मनोरंजन के यही साधन थे, बच्चों के साथ खेलना, घुड़सवारी करना। शिमला रिज पर जाकर बच्चे आज भी घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। लेखिका अपने नाना नानी के घर के घोड़ों की तुलना शिमला रिज के घोड़ों से करती हैं और अपने ननिहाल के घोड़ों को अधिक तंदुरुस्त पाती हैं। शाम को बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारों से खेलते, जाखू का पहाड़, वहां पर ऊंचा चर्च और वहां से घंटियों की आवाज सुनाई देती और पहाड़ों में उसकी गूंज फैल जाती। तो लेखिका को ऐसा लगता मानो प्रभु ईशा मसीह कुछ कह रहे हैं और वह उसे सुनने का, समझने का प्रयास करती। अगला गद्यांश देखिए। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका बताती हैं, शाम को सूर्य ढलने का समय तो और भी सुंदर लगता। छिपती सूरज की सुनहरी पीली किरणें नीले स्वच्छ आकाश में फैल जाती और देखते ही देखते पहाड़ों में अंधेरा गहराने लगता और फिर रिज पर, मॉल की दुकानों पर लाइट बत्तियां टिमटिमाने लगती। चारों तरफ रौनक के क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट पर लोगों की भीड़ और उससे उमड़ता कोलाहल, शोर बड़ा अच्छा लगता था। आगे लेखिका कहती हैं,
सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका को याद आता है कि स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान पर उसने शिमला कालका ट्रेन का मॉडल देखा। उसकी पटरी, छोटे छोटे डिब्बे, लाल टीन वाला स्टेशन, सिग्नल देता खंबा और सुरंगे आदि बहुत आकर्षक लगती थी। ट्रेन ही पहले सबसे अधिक रफ्तार वाली गाड़ी मानी जाती थी। हाँ, दिल्ली आने पर उसे हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते थे। उसकी आवाज सुनकर सब बच्चे घर से बाहर दौड़ पड़ते थे। उस विशाल पक्षी जो पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है और पल भर में गायब हो जाता है। लेखिका को यह भी याद आता है कि उसका पहला चश्मा कहाँ बना था और उसके डॉक्टर एक अंग्रेज थे। अगले गद्यांश में लेखिका कहती है, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका कहती है, उस जमाने में बच्चों को चश्मे बहुत कम लगते थे। जब लेखिका को चश्मा लगा तो शुरू शुरू में उसे बड़ा अटपटा अजीब लगा। लोग भी उसे टोकने लगे कि इतनी कम आयु में चश्मा कैसे लग गया, आंखों में क्या तकलीफ हो गई, दूध पिया करो। लोग सहानुभूति भी दिखाते और मैं सबको डॉक्टर का बताया हुआ एक ही जवाब देती, कुछ दिनों में चश्मा उतर जाएगा। डॉक्टर ने भी मुझे दिलासा दिया था, लेकिन फिर कभी यह चश्मा नहीं उतरा। नंबर जरूर कम होता रहा। चश्मा लगने की जिम्मेदार लेखिका खुद को मानती हैं, क्योंकि वह सूर्य की रोशनी को छोड़ रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ाई करती थी, इसलिए आंखें कमजोर हो गई। लेखिका का चचेरा भाई भी उसे चिढ़ाता था कि देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ। लेखिका बताती है कि चचेरा भाई लेखिका को चिढ़ाता था और लेखिका को बुरा लगता कि वह बार बार उसे ऐसा क्यों कह रहा है। उसके जाने के बाद लेखिका उसकी कई लाइनों को शीशे के सामने खड़ी होकर दोहराती, मानो जांच रही हो कि क्या वह सच में ही लंगूर तो नहीं लग रही, और कभी कहती नहीं और कभी कहती हाँ। अंतिम गद्यांश देख लेते हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों
शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कहती हैं कि उसने फिर छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और उसे वह अच्छा भी लगा और मजाकिया भी। लेकिन बाद में लेखिका को चश्मे की आदत हो गई और चश्मा हटाने पर खाली खाली चेहरा लगने लगा। लेखिका को अपने बचपन की शरारतें, बातें, टोपा, काली फ्रेम का चश्मा आदि सब याद आ गया। अब लेखिका को हिमाचली टोपी पहनना पसंद है। अब दुपट्टे से अधिक उसे हिमाचली टोपियां अच्छी लगती हैं। इस प्रकार हमारे यह पाठ समाप्त होता है। आप इस पाठ का अभ्यास करें ताकि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप पल में उसका उत्तर दे पाएं। अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।